माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और हमारे मंचासीन जनप्रतिनिधिगण ये गदा भक्ति और शक्ति का प्रतीक, बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। विधान परिषद सदस्य श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शीतल सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी, पूर्व विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, रतन सेन इंटर कॉलेज की प्रबंधक श्रीमती रानी वसुंधरा कुमारी जी, चेयरमैन सहकारी जिला सहकारी बैंक कुंवर विक्रम सिंह जी, ओबीसी मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शिवनाथ चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री दीपक मौर्य जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री ब्रज बिहारी मिश्र जी, लालजी त्रिपाठी जी, गोविंद माधव जी, नरेंद्र मणि जी, श्रीमती पूजा पाल जी, रमेश गुप्ता जी, राम कुमार कुंवर जी, कन्हैया पासवान जी, राम निवास यादव जी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े हुए हमारे सभी नेतागण, पदाधिकारीगण, भारी संख्या में बांसी, डुमरियागंज, इटवा, कपिलवस्तु, सोहरतगढ़ से जुड़े हुए सभी उपस्थित मेरे बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि महात्मा बुद्ध की इस पावन धरा सिद्धार्थ नगर में मुझे आज एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, भगवान बुद्ध ही राजकुमार सिद्धार्थ हैं, यानी राजकुमार सिद्धार्थ ही ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्हें भगवान बुद्ध के रूप में दुनिया जानती है। और यह आप सबका सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध के नाम पर बने हुए उनके बचपन के नाम राजकुमार सिद्धार्थ के नाम पर जिस जनपद का नाम सिद्धार्थ नगर है, इस जनपद में जन्म लेने, इस जनपद में आगे बढ़ने और सेवा का एक सौभाग्य अपने आप में जीवन को धन्य धन्य करता है। बहनों और भाइयों, आज से 2500 वर्ष पहले जो जनपद अपने वैभव के लिए विख्यात था, जो क्षेत्र, जो राज्य अपने वैभव के लिए विख्यात रहा होगा, क्या कारण है कि वह आजादी के बाद 75 वर्ष तक विकास के लिए तरसता रहा, आकांक्षात्मक जनपद बनकर के रह गया। आकांक्षात्मक जनपद का मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि विकास के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, रोजगार सृजन के लिए, स्वावलंबन के लिए वह जनपद पिछड़ गया। पिछड़ने का कारण क्या था? लेकिन सिद्धार्थ नगर जनपद जो आकांक्षी था, पिछले 8
8-9 वर्षों के अंदर जो प्रयास हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, देश के अंदर 112 जनपद आकांक्षी जनपद हैं और अग्रणी छलांग लगाने वाला कोई जनपद है और नीति आयोग से 25 करोड़ की पुरस्कार प्राप्त करने वाला कोई जनपद है तो सिद्धार्थनगर जनपद है। अब ये आकांक्षात्मक नहीं, विकास के पायदान पर तेजी के साथ अग्रणी भूमिका के लिए जाने जाना वाला जनपद है। बहन और भाइयों, विकास के लिए प्रयास करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे दिन पर बांसी में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बांसी रतन सेन इंटर कॉलेज एक समृद्ध परंपरा रही है यहां की, और उस परंपरा के साथ इस इंटर कॉलेज में मुझे आज आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, एक बड़ी परंपरा और उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज प्रातः काल में काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए कार्यक्रम में था। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर हर नागरिक के मन में स्वयं के स्वार्थ से ऊपर उड़कर के परमार्थ के लिए, देश और दुनिया के लिए कुछ किया जा सके, देश के बारे में सोचा जा सके, इसके लिए एक भावना पैदा हो, इस प्रकार का भाव पैदा हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और आज लखनऊ में 30,000 युवा उस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बना था। 30,000 युवा। एक ही स्लोगन था, भारत माता की जय और वंदे मातरम। बहन और भाइयों, आज काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना का भी दिन है। आज ही के दिन 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 लखनऊ के काकोरी में अंग्रेज जो खजाना भारत का लूट करके इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, उस खजाने को भारत की स्वाधीनता के यज्ञ में लगाना है। इसके लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ठाकुर रोशन सिंह, अस्माउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाड़ी, सचिंद्रनाथ सान्याल, सचिंद्रनाथ बख्शी जैसे क्रांतिकारियों ने उस समय उस खजाने को अपने हाथ में लेकर के क्रांतिकारियों को भारत की आजादी के लिए उसे अर्पित किया था। बहन और भाइयों, जो महान क्रांतिकारी अपना जीवन दांव पे लगा करके भारत को आजाद कराने के लिए कार्य कर रहे थे, कांग्रेस के लोगों ने, अंग्रेजों ने तो उसे डकैती कहा, आजादी के बाद कांग्रेस ने भी उसे डकैती कहा। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने काकोरी डकैती की घटना का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन के रूप में लेकर के क्रांतिकारियों को सम्मान देने का काम किया है। भारत माता के उन महान सपूतों को याद करिए। आजादी के बाद जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई, वे सत्ता के मद में इतने मशगूल हो गए, हर संस्था का नाम अपने खानदान के नाम कर रहे थे। उन्हें क्रांतिकारियों के स्मारक नहीं दिखाई दिए, उन्हें क्रांतिकारियों का स्मरण नहीं आया, बुला दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को बुला दिया गया, ठाकुर रोशन सिंह को बुला दिया गया,
अस्माउल्लाह खां को भुला दिया गया, चंद्रशेखर आजाद को भुला दिया गया, सुखदेव राजगुरु को भुला दिया गया, वीर सावरकर को भुला दिया गया, और महाराज सुहेलदेव को वे लोग भूल गए, निषाद राज गुहा को भूल गए, वीरांगना उदा देवी पासी को भूल गए, वीरांगना अवंतीबाई लोधी को ये लोग भूल गए, वीरांगना झलकारी बाई कोड़ी को ये लोग भूल गए। सत्ता का मत कितना खतरनाक होता है, अगर ये देखना है तो कांग्रेस के पतन के साथ आप जोड़ करके देख सकते हैं कि इन्होंने क्रांतिकारियों को भुलाया है, तो आज देश का युवा कांग्रेस को पूरी तरह दफन करके रख दिया है। बहन और भाइयों, कांग्रेस पूरी नेगेटिव ट्रैक के साथ चल रही है। भारत गुलाम क्यों हुआ? भारत की गुलामी के दो कारण थे। एक कारण था अंतर्विरोध, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर समाज को बांटने की कुप्रवृत्ति, और दूसरा अपने ही संस्थाओं के प्रति षड्यंत्र करने की भाव। हर व्यक्ति इस बात को मानता था, जिन लोगों का दायित्व था देश को दिशा देने की, समाज को आगे बढ़ाने की, वही लोग उस समय समाज को दिग्भ्रमित कर रहे थे। देश गुलाम हुआ। सैकड़ों वर्षों की इस गुलामी के खिलाफ 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर से चली एक लड़ाई, कभी मंगल पांडे ने जो चिंगारी जलाई थी, जो चिंगारी गोरखपुर में बंधु सिंह ने जलाई थी, जो चिंगारी बिठूर में त्याता टोपे के नेतृत्व में आगे बढ़ी थी, जो चिंगारी झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में आगे बढ़ी थी, जो चिंगारी मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में आगे बढ़ी थी, वह चिंगारी आगे बढ़ती गई। और चिंगारी का परिणाम था कि लगातार किसी न किसी जनपद में क्रांतिकारियों के द्वारा अंग्रेजों की चूलों को हिलाने का काम किया जाता रहा। ये लड़ाई आगे बढ़ती रही। 1922 में गोरखपुर का चोरी चोरा की घटना, 1925 में लखनऊ की काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना, और ये लगातार 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तक लगातार चलता रहा। और आज उसी 9 अगस्त की तिथि काकोरी ट्रेन एक्शन की तिथि है, जो बहनों और भाइयों, हर नौजवान को अपनी मातृभूमि के साथ, मातृभूमि को सर्वोच्च मानते हुए उन अमर बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया था। मातृभूमि को सर्वोच्च मानते हुए ही पंडित राम प्रसाद बिस्मिल फांसी के फंदे पर झूले थे। याद करना, ठाकुर रोशन सिंह, अस्माउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु भगत सिंह, वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी सब कुछ भारत माता के चरणों में समर्पित करते हुए अपने आप को आजादी की इस लड़ाई में समर्पित किए थे। और आज जो पाप उस कालखंड में बांटने का काम उस कालखंड में उन लोगों ने किया था, जिसके कारण देश गुलाम हुआ था, वही पाप आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता समाज को जाति के नाम पर बांटने का पाप फिर से कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, इनके बांटने का परिणाम क्या है? कोई पूछे तो इन लोगों से, किसी ने पूछने का प्रयास किया कभी
कि देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया। लेकिन इन्होंने अपने समय में इन्होंने क्या किया था? युवाओं के लिए क्या किया था? किसानों के लिए क्या किया था? गरीबों के लिए क्या किया था? इन्होंने महिलाओं के लिए। बहन और भाइयों, आज आप देखते होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम देख रहे हैं। जिस भारत के बारे में दुनिया की राय थी कि भारत एक पिछड़ा देश है, गरीब देश है, कमजोर देश है, यह भारत विरोधियों के सामने टिक नहीं पाएगा, आज वह भारत सीना तान करके अपने विरोधियों के सामने खड़ा है और दुनिया भारत की ओर देख रही है। ये किसके कारण? जिस भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कांग्रेस ने चौपट कर दी थी, उस भारत को आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बहन और भाइयों, जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि भारत में भ्रष्टाचार है, भारत में पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो चुका है, आज वह भारत मजबूती के साथ खड़ा होकर के युवाओं के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर के खड़ा है। आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेज के एक लंबी श्रृंखला के साथ खड़ा है। वह भारत आज निवेश का बेहतरीन गंतव्य बन करके दुनिया के सभी प्रकार के निवेश को अपने आवंटित कर रहा है। ये भारत में अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चला हुआ अभियान है, जिस अभियान के कारण बहन और भाइयों, आज देश के अंदर 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से उभर करके आज वे लोग भारत के अंदर सम्मानजनक जीवन जीने के लिए खुशहाली के साथ आगे बढ़े हैं। आखिर इन 25 करोड़ लोगों के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, 2014 के पहले उस बदहाली का कारण कौन था? कौन था उस बदहाली का कारण? अगर मैं कुछ आंकड़े यहां पर दूं, उन आंकड़ों के माध्यम से हम सौ अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने, कांग्रेस ने देश के साथ धोखा किया था। एजुकेशन के लिए, स्किलिंग के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, उद्यमिता के लिए कांग्रेस ने देश के अंदर लगभग 55 से 60 वर्ष तक शासन किया, लेकिन इसके नाम पर कभी कोई उनके दिमाग में कोई विजन नहीं आया। बहन और भाइयों, आज के युवा की आवश्यकता है स्किलिंग की। आज के युवा की आवश्यकता है उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, स्किलिंग की व्यवस्था हो, एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था हो, नौकरी मिले, उद्यमिता के अवसर हो। और हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में 17 करोड़ लोगों को देश के अंदर जॉब मिली है। 17 करोड़ लोगों को। बहन और भाइयों, कौशल विकास के माध्यम से 2014 के पहले स्किलिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, और आज मैं कह सकता हूं यूपी समेत पूरे देश के अंदर 17,000 स्किल डेवलपमेंट के सेंटर हैं। 17,000 स्किल डेवलपमेंट के सेंटर हैं। 15,000 से अधिक आईटीआई हैं, और आईआईटी की संख्या अब 16 से बढ़कर के 23 हुई है, और आईएम की संख्या 13 से बढ़कर के 22 हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2014 में 431 मेडिकल कॉलेज पूरे देश के अंदर थे, और 2025 में ये 431 मेडिकल कॉलेज बढ़कर के आज 818 मेडिकल कॉलेज हुए हैं। एम्स
7 थे देश के अंदर, आज ये 7 एम्स कांग्रेस ने 1 बनाया, अटल जी ने 6 बनाए और मोदी जी ने इनकी संख्या 23 तक पहुंचाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, एमबीबीएस की सीट 2014 के पहले देश के अंदर कुल 51,348 थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में 1,28,926 युवा मेडिकल में एमबीबीएस में प्रवेश प्राप्त करता है। पीजी की सीट एमडी और एमएस के लिए 2014 के पहले केवल 31,185 युवाओं को अवसर मिलता था और आज 85,822 युवाओं को पीजी में प्रवेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से आज यह अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, आज जब युवा अब केवल जॉब सीकर नहीं है और केवल जॉब के लिए भटकता नहीं है, आज का युवा जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अपने युवा को जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनाएंगे, और आज हमारा युवा जॉब देने वाला बन चुका है। भारत के अंदर जो स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम विकसित हुआ है, आज आप देख सकते हैं, और उस इकोसिस्टम के माध्यम से कितनी तेजी के साथ भारत ने उसका विस्तार किया है, यह अत्यंत हम सब लोगों को देख करके, युवाओं की प्रतिभा को देख करके हम लोगों को लगता है कि चाहे वह पीएम स्टार्टअप की स्कीम हो, पीएम स्टैंडअप की स्कीम हो, डिजिटल इंडिया की स्कीम हो, युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप की स्कीम हो, या फिर मिशन रोजगार के अंदर इन युवाओं के लिए नौकरी देने के बाद आज बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं श्री राहुल गांधी से और पूछना चाहता हूं श्री अखिलेश यादव जी से, आप तो बताइए, पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को सर्वाधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, समाजवादी पार्टी को 4 बार प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ। आखिर उन्होंने युवाओं के सामने क्या ऐसा किया कि युवा इनके साथ जाए? ये सच है कि कांग्रेस ने भी और समाजवादी पार्टी ने भी, कांग्रेस ने देश के युवा के लिए और समाजवादी पार्टी ने यूपी के युवा के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। बहनों और भाइयों, जब देश में भ्रष्टाचार होगा, देश में आतंकवाद होगा, नक्सलवाद होगा, उग्रवाद होगा, उपद्रव होगा, या राज्य में भी दंगे होंगे, गुंडागिर्दी होगी, व्यापार और निवेश के लिए कोई अवसर नहीं होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं स्वाभाविक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित कोई होगा, युवा होगा। 17 के पहले यूपी के युवाओं के साथ यही होता था। यूपी का युवा यूपी के बाहर अपनी पहचान छुपाता था। कोई नहीं कहता था मैं सिद्धार्थनगर का हूं, कोई नहीं कहता था मैं बस्ती का हूं, नहीं कहता था कि मैं संत कबीर नगर का हूं या गोरखपुर का हूं या महाराजगंज का हूं या बलरामपुर का हूं। ये समाजवादी पार्टी ने तो हर जिले में एक माफिया पाल दिया था, हर जिले में माफिया, हर थाने में माफिया का कब्जा, हर तहसील में माफिया का कब्जा, गरीब की जमीन पर कब्जा होता था, लैंड माफिया, केन माफिया, सैंड माफिया, कैटल माफिया और पेशेवर अपराध के लिए कुख्यात माफियाओं की समानांतर सत्ता, ये प्रदेश की पहचान थी। पर्व और त्योहार नहीं मना सकते थे। मैं कल मेरठ में था, जिसकी चर्चा श्री जगदंबिका पाल जी कर रहे थे। पिछले
4 दिन के अंदर गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में 3 करोड़ कांवड़ यात्री शिव भक्त गए हैं हरिद्वार में जल लेने के लिए। 3 करोड़ हर हर बम बम का नारा करते हुए, शिव की भक्ति में झूमते हुए, क्या बच्चे, क्या युवा, क्या महिला, क्या बुजुर्ग, सबका एक ही धुन है, शिवमय वातावरण। कितना आनंददायक था। 17 के पहले समाजवादी पार्टी इस कांवड़ यात्रा को निकलने नहीं देती थी। हम लोग आए, हमने कहा भी कांवड़ यात्रा को कौन रोक सकता है, कांवड़ यात्रा निकलेगी, अनुशासन के साथ निकलेगी, गौरव के साथ निकलेगी। जब भी हम किसी युवा के सामने से कोई आदर्श दूर कर देते हैं तो उस युवा को गौरव की अनुभूति से दूर करने का पाप करते हैं। शिव की भक्ति हम सबके लिए एक प्रेरणा है। वहां जाति पाति का बंधन दूर हो जाता है। हर व्यक्ति एक दूसरे को भोले का संबोधित करते हुए चलता है। और क्या लोगों में उत्साह है। 180 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, कोई थकान नहीं, कोई शिकन नहीं। शिव की भक्ति है और महादेव के प्रति समर्पण का वह भाव है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले समाजवादी पार्टी इसको बैन कर देती थी। हमने कहा नहीं, बैन नहीं होगा, हम सुरक्षा देंगे और पुष्प वर्षा करने के लिए मैं स्वयं वहां जाऊंगा। आप याद करिए, डुमरियागंज हो, बांसी हो, इटवा हो, कपिलवस्तु हो, सोरठगढ़ हो, इन सभी क्षेत्रों में हमें जाना पड़ता था। हमेशा यहां दुर्गा पूजा के समय, रामलीला के लिए या किसी अन्य अवसर पर दंगे फसाद होते थे। पिछले 9 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं। आज यूपी में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं। अब यूपी में सब चंगा है। हर व्यक्ति अपने काम धंधे में लगा है, अपना व्यवसाय कर रहा है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। व्यापारी की संपत्ति पर कोई जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले ये सब नहीं था। 2014 के पहले देश के अंदर कांग्रेस ने इतना ही नकारात्मक वातावरण बनाया हुआ था। देश के बाहर युवा नहीं जा सकता था, पहचान का संकट था। एक भ्रष्ट